अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। यस, और हमेशा एक और दुआ आपको देती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको बांटने वाला, देने वाला बनाए, मांगने वाला ना बनाए। और ऑफ कोर्स हमारी ज़िंदगी की एक रूटीन होती है, जिस तरह मैं अपने मॉर्निंग शो को आप इस वक्त आप लाइवली देख रहे हैं मुझे, और लाइव ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में वीनस टीवी देखा जाता है। आपका फीडबैक मुझे गाह बगाह मिलता रहता है, तो मुझे एक एनर्जी मिलती है कि मुझे अब क्या करना है। लेकिन अभी आप डिफरेंट पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में डिफरेंट डेज को सेलिब्रेट किया जाता है, और बहुत अपकमिंग हमारे पास एक सेलिब्रेशन आएगी जो अब नए साल का, और ज़िंदगी में एक साल गिरता चला जाता है और हम आने वाले साल को वेलकम करते हैं। लेकिन बहुत सारे इस मजहबी और वैसे रूटीन के मुताबिक जो हमारे त्यौहार होते हैं हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की बात की जाए, अगर आलमी दुनिया की बात की जाए, तो ह्यूमन राइट्स ऑफ कोर्स इसके ऊपर पूरी दुनिया में जो है आवाज़ भी बुलंद की जाती है और इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं। आया कि हम लोग ये जो ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं या हम इंसानी हुकूक की बात करते हैं, तो क्या आपकी नज़र में, मैं सच कह रही हूँ, अब शायद अब मैं अपनी उसमें रवानी में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे वो एकदम मेरे जहन में एक फ़िल्म की तरह सब चीज़ें चलने लगती हैं और मुझे समझ में नहीं आती कि मैं इसके लिए क्या कहूँ, क्योंकि सब बोलना चाहते हैं, सबके दिल में एक तकलीफ़ है। और मैं बचपन से देखती चली आ रही हूँ कि अभी तक कश्मीर नहीं फतह हुआ, अभी तक कश्मीर में जंग जारी है। अब आप देख लें फ़लस्तीन में जंग उरूज पर पहुंच गई है। तो अक़वाम मुत्तहिदा में आपने देखा होगा जब बड़ी बड़े बैठे होते हैं वहाँ पर और बात कर रहे होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता। हम एक इंतज़ार में हैं। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें और इंसानी हुकूक की बात करें, तो क्या हम इस जगह पर हैं कि इंसानी हुकूक हमें मिल रहे हैं? क्या हमारे राइट्स हमें मिल रहे हैं? एक इंसान के हुकूक क्या होते हैं? मैं चाहूँगी कि अगर आप भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर मुझसे बात भी शेयर करें। तो मुझे जहाँ तक दूर दूर तक नज़र नहीं आता, लेकिन यकीन करें हम इतने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक खूबसूरत मज़हब दिया है और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे हैं, हम उसकी उम्मत में से हैं। और उन्होंने ही, और ज़िंदगी में याद रखिएगा, मैं एक लाइव में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद हुआ, तो उस वक्त मज़हब का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन यकीन करें इंसानियत से बड़ा कोई भी मज़हब नहीं है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे मज़हब में, इस्लाम में ये सारे बातें आती हैं, ये सारे जो राइट्स हैं वो सब आते हैं, और ये हमने सीखे हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हम उनकी उम्मत में से हैं। लेकिन यकीन करें हमें जो अल्लाह पाक दे रहा है ना, इसका सब हिसाब उसको देना है वापस। तो आप देख लें कि हम किस किस के हक मारे हैं, क्या हमारे पास वो तमाम अल्लाह पाक ने इख्तियारात दिए और हम उस इख्तियारात का क्या इस्तेमाल करें, ये सबको जवाब देना है। मुझे, आपको, जितने क्राइटेरिया में हमारे पास अल्लाह ने बेइंतहा, कहते हैं नेमतों का हिसाब होगा, रहमतों का नहीं। तो जो अल्लाह ने नेमतें आपको बेइंतहा दी हैं और हम सबको इसका हिसाब देना है, एक एक बशर को हिसाब देना है। वो सोच भूल जाएं जो कहें कि जब हमारी हड्डियां निस्त व नाबूद हो जाएंगी तो कौन उनको उठाएगा और कौन जवाब देगा। वो जो पैदा करता है उसी को जवाब हमने देना है। ये कुरान पाक में साफ लिखा है। तो फिर फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम उस रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। हर बात का जवाब देना है। तो ये जितने भी हमारी ज़िंदगी में हमारे बड़े बड़े हुक्मरान, हमारे
सरों पर मुसल्लत हैं, हुक्मरानी करें, इनको एक एक बात का जवाब देना है। जिनके पास बेइंतहा प्रॉपर्टी है, अल्लाह पाक ने उनको बेइंतहा नवाजा है, और देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। कहते हैं ना, इज्जत देने वाला भी वही है और जिल्लत देने वाला भी वही ज़ात है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि हर बात एक दूसरे से जुड़ी है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो जब इनको बहुत सारे इख्तियारात, हमारे मुल्क में क्या चीज़ नहीं है। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँ, इंसानी हुकूक सिर्फ मैं कहूँगी बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ कराची, बीइंग अ सिंध। मैं इस वक्त अपने कराची की बात करूँगी क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, लेकिन वो मैं ऑन एयर नहीं कर सकती। अक्सर सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि ख़वातीन रो रो के कह रही हैं कि हम बिजली के बिल तो अदा कर रहे हैं लेकिन हम बिजली से महरूम हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैं उठ के सिलेंडर भरवाने जाती हूँ या स्कूल बच्चों को छोड़ने जाती हूँ। पहले मुझे सिलेंडर भरवाना होता है, तो सुबह सुबह मैं डर जाती हूँ कि कहीं मेरे पीछे कुत्ते ना लग जाएं, कोई कहता है मेरे पीछे चोर ना लग जाएं। तो ये ज़िंदगी की एक अजीब सी एक हमें फेस करना पड़ रहा है और हर आम आवाम को फेस करना पड़ रहा है। तो क्या हम अब सबसे पहले कहते हैं मैं अपने घर से शुरू करूं। पूरा घर है ना हमारा, तो सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करें कि हम अपने घर को किस तरह रख रहे हैं। बात की दुनिया तो बात की है, तो जितने भी हुक्मरान हैं क्या वो हक अदा कर रहे हैं अपने, जितने भी हम वतन हैं उन सब का हक अदा करें? क्या ये पॉसिबल है? क्या आपके पास वो चीज़ें हैं लेकिन आप फिर भी नहीं दे रहे? क्या आपके अंदर इतनी हवस है कि अपने यहाँ मुल्क की तमाम नेमतों को जो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है, हम इतने खुशकिस्मत हैं, हमें पाकिस्तान मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे तले, और हमारे मुल्क में अल्लाह ने बेइंतहा नेमतों से हमें नवाजा है, मौसमों से नवाजा है, सब्जियां, फल, फ्रूट, मौसम, पानी, ज़मीन, सहरा, पहाड़, हर चीज़ से नवाजा है। लेकिन हम ये तमाम चीज़ें अपने मुसलमानों, अपने बहन भाइयों को देने के बजाय हम उन तमाम चीज़ों को दूसरे मुल्क में भिजवा देते हैं और फिर दोबारा मंगवाते हैं बड़ी कीमत में, और वो कीमत एक आम शहरी को अदा करनी पड़ती है। तुम कितना हक खाओगे? मुझे समझ में नहीं आती मैं कौन सी बात कहूँ और कौन सी ना कहूँ। आम आवाम दबती चली जा रही है और बराबर टैक्स अदा कर। एक मोबाइल का बैलेंस भी आप डालते हैं ना, उसमें भी आपका टैक्स कटता है। बिजली के बिल पर इतना टैक्स है कि आपकी सोच है, जब आप रीड करना शुरू करेंगे ना, ये फला फला फला, बहुत ज़्यादा हैरान कुन, और उसके बावजूद भी आप ऐसे ही हैं, ऐसे नहीं हैं, तो हम किस जगह खड़े हैं? फिर मैं सोचती हूँ कि मैं उस रब की मानने वाली हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हूँ, फिर सब कुछ मिलके भी मैं क्यों ऐसे हूँ? मैं ऐसे क्यों नहीं हूँ? इतना बड़ा पाकिस्तान, आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में रहती हूँ, फिर मैं नहीं बात करती अक़वाम मुत्तहिदा की, मुझे नहीं जाना। जिसने अभी तक कश्मीर का फैसला नहीं किया वो फ़लस्तीन का क्या फैसला करेगा? मुझे अपने पाकिस्तान की बात करनी है, यहाँ के लोगों की बात करनी है, जो मेरे बराबर में पड़ोसी है मैं उसकी बात करूँगी, मैं उसके घर में देखूँगी उसके बच्चे भूखे तो नहीं सोए। खुदा मुझसे उतना जवाब लेगा कि बराबर में क्या हो रहा है। तो जितने भी हुक्मरान हैं जो राज्यमान हैं सीटों पर, उनको इन तमाम सवालात के जवाब अगर हम यहाँ नहीं ले पा रहे, लेकिन उसके आगे आपको सारे जवाब आते नहीं। तो आप तैयार हैं? आप मेरे साथ ही रहिएगा। आज हम बात करेंगे अपने कराची की, अपने कराची की बात करेंगे जो जल रहा है, तकलीफ में है और बहुत परेशान है, और उसके पास किसी चीज़ का हल नहीं है, और वो अभी भी इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि शायद कोई आएगा और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब कोई आता है तो फिर डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। तो ये खूबसूरत ख्वाब दिखाने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं? ये सुनहरी ख्वाब दिखाने वाले, डाइस पे खड़े होने वाले और बड़े बड़े स्टेज सजाने वाले, ये कहाँ चले जाते हैं जब हम इनको मुंतखब कर देते हैं?
आज इस मौजू पे बात होगी। मेरे साथ होंगे बड़े ही सीनियर एंकर, जर्नलिस्ट और आवाज़ बुलंद करेंगे जिन्होंने बहुत करीब से बहुत कुछ देखा है। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और इस गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना है। और PTCL नंबर स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, तो आप मुझे लाइव कॉल कीजिएगा और अपनी दिल की बात मुझसे शेयर कीजिएगा और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिएगा, क्योंकि ये है गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी आवाज़। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ। इस वक्त आप लाइव मेरी ट्रांसमिशन देख रहे हैं मॉर्निंग शो, और आप अपने यहाँ फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं और लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया में आलमी दिन यानी कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, और कल भी काफ़ी लोगों ने एक्टिविटीज़ में की है। लेकिन हम बात करेंगे, क्योंकि मैं इस वक्त बात करूँगी अपने कराची की, क्योंकि अपना कराची हमारा इस वक्त काफ़ी तकलीफ़ में है और तमाम चीज़ें होने के बावजूद हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से अभी तक दूर हैं। कभी किसी जगह मॉल में आग लग जाती है, कभी किसी बाज़ार में आग लग जाती है, कभी हॉस्पिटल में आग लग जाती है। हमारी सेफ एंड सिक्योरिटी आई डोंट नो कहाँ पर है, जबकि टैक्स प्रॉपर अदा किए जा रहे हैं, बिजली के बिल प्रॉपर आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम एक तो बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। कहते हैं ना इंसानी हुकूक में सब कुछ आता है कि हम क्या इनको तमाम इनके हुकूक अदा कर रहे हैं कि नहीं, और ये तमाम जवाबदेह होते हैं हमारे मुल्क के हुक्मरान। और पता नहीं वो उनकी नींदों का कौन सा मसला है कि वो अभी तक जाग नहीं रहे, जबकि पूरा पाकिस्तान तकलीफ से जाग उठा है सारा वतन। ये सुना होगा ना आपने मिली नगमा, लेकिन इस वक्त तकलीफ़ों से जाग उठा है पूरा मुल्क। और इतनी तकलीफ है ख़वातीन, मर्द, हज़रात, तमाम लोगों को, क्योंकि तमाम सिस्टम अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। और तमाम सिस्टम जो है वो देखा जाए तो मुझे लग रहा है पता नहीं कौन चला रहा है। कुछ मेरे ख्याल में कोई खलाई मखलूक है जो पूरे निज़ाम को चला रही, क्योंकि एवरीबडी से आई डोंट नो, मैं तो नहीं हूँ इसमें, हर बंदा ये कह रहा है, हमारे मुल्क में जितने लोग हैं वो हमेशा ब्लेम करते हैं ये इसने किया है। तो समझ लीजिए जो यूं कर रहे हैं ना उसकी 4 उंगलियां उसी तरफ है, लेकिन बोले कौन, ये दरवाज़ा खोले कौन, और ये बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, आई डोंट नो। ऐसे लग रहे हैं हम लोग ब्लैंक हो गए, लेकिन ऐसा सिस्टम चल रहा है कि आपकी सोच है, आज वो पर्दे उठेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, लेकिन वो किस तरीके से अंडर टेबल निकल के बाहर जा रहा है और फिर घूम के आपके पास ही आ रहा है। मैं ज़्यादा ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो तशरीफ़ रखते हैं वो बताएंगे कि कराची में इस वक्त आम आवाम और छोटे तबके के लोग किस चक्की में पिस रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर, यानी कि 20 साल से ज़्यादा उनको मीडिया फील्ड से हो गया है, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एंकर, न्यूज़पेपर डायरेक्टर न्यूज़, इस वक्त तशरीफ रखते हैं ज़ोहेब ज़रदारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर बस एक लहर सी उठी है कि ना थोड़ी वो हमारी तकलीफ़ जो अंदर है ना वो बहुत ज़्यादा है, और वो ये कि मैं जो सोशल मीडिया पे देख रही होती हूँ और हर पर्सन जो है ना 2 बूंदें गिरती हैं तो कराची का बेड़ा गर्क, कहीं कंस्ट्रक्शन होती है तो कई सालों तक दूसरा निज़ाम आएगा। एक तो हुकूमतें इतनी जल्दी बदलती हैं तो जो कोई लोग कपड़े बदल रहे हैं ऐसा समझ में नहीं आता, फिर एकदम हर चीज़ सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो एवरीबडी से ये इसने किया, ये कि कब ख़त्म होगा, और जिसका चल रहा है अंदर से तो उसका सब कुछ चल रहा है। बेसिकली आम आवाम तकलीफ़ में है, क्या कहते हैं आप? कराची में सभी खान जो बदला है, मैं कुछ 4, 5, 8 सालों को अगर हम जोड़ें आपस में, तो जो बदला है वो ये था कि पहले कराची की सड़कों पर तखरीबकार और दहशतगर्द आग लगाकर लोगों को मारते थे, और आजकल बिल्डिंग में आग लगकर लोगों को मर रही है। मतलब ये भी एक दहशतगर्दी का एक नया एक रूप आ गया है। पहले जानबूझकर लोगों को कत्ल किया जाता था, कराची के अंदर खून की नदियां बहाई जाती थी और आपको पता ही नहीं होता था कि किस वक्त कराची के किस जगह पे आग लग रही है और किस वक्त आग लग रही है। और अब जो है वो कुछ इदारों की नाअहली की वजह से, खासतौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी
उनकी जो नाअहली की वजह से और उनकी करप्शन की वजह से बिल्डिंग्स में जहाँ आप शॉपिंग करने जाते हैं हाय हाय। और वहाँ पर आग लग जाती है और फिर आपने मैं अब जो हालिया 2-3 वाक़यात हुए आप सबके सामने, तो कराची के कुछ जो जितने भी इश्यूज़ हैं उसको समझने के लिए फिर मामलात अलग अलग हैं, हर तरह के अलग अलग डायनामिक्स हैं कराची की। कराची एक तो एक ऐसा शहर है कि जिसमें पूरा मुल्क बसता है, बिल्कुल सही कहा। बल्कि कई दुनिया के और दूसरे लोग भी आकर यहाँ पर किस रास्ते से आ जाते हैं किसी को पता नहीं। तो एक चीज़ तो ये है कि ये जो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो जिसकी वजह से ये लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल पैदा होती है। आपको पता ही नहीं है कि आपके बराबर में कौन रह रहा है, और इस तरह की जो एक इतना बड़ा गुंजान आबादी वाला शहर लेकिन अजनबियत में भी उतना बड़ा है। बिल्कुल सही। हम एक दूसरे से इतने अजनबी हैं बिल्कुल कि हमें पड़ोसी का पता नहीं है। तो ये चीज़ ख़तरनाक भी है। बाहर आप जाएं, आप सिंध के बाकी इलाकों में जाएं या मुल्क के बाकी इलाकों में जाएं, तो वहाँ पर लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। वहाँ पता होता है, हमें पता होता है कि हमारे गाँव में जो है वो कौन है जो कोई गलत काम करता है, कौन है जो चोरी करता है, पता होता है कौन है जो अच्छा है जिसके पास हमें जाना। यहाँ तो कुछ पता नहीं। आपको जो अच्छा बंदा नजर आएगा वो असल में अंदर में क्या है वो कुछ पता नहीं होता। तो एक तो ये लोगों की तरफ से चीज़ें हैं, और फिर आपकी बात के जो इदारों की जो नाअहली, इदारे यहाँ पर सिर्फ माल बनाने के ही चक्कर में, जहाँ पर आपको सीट जो ओहदा है वो पैसों के बदौलत मिलेगा, रिश्वत के बदौलत आप उसको लेंगे, तो पहले तो आपने जो पैसा लगाया है वो निकालेंगे, सही। और उसके बाद फिर अपना वो पूरा सूद समेत आपने वो वापस भी लेना है सारा कुछ। तो फिर गवर्नेंस नहीं होगी, फिर करप्शन होगी। और वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, यहाँ पर वाटर बोर्ड हो, कराची के जितने भी इदारे हैं उनमें हालात यही हैं। ना आपको पीने का पानी सही मिल रहा है कराची में, ना आपको बिजली सही मिल रही है। गैस की तो आप बात ही ना करें कि अब एक महीने से मेरे घर में नहीं आ रहा। नहीं आ रही। तो एक मैं समझता हूँ कि जो कराची के लोग जो इस वक्त आबाद हैं ना, वो कराची में रह रहे हैं, तो वो जहन्नुम में भी एडजस्ट कर लेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। प्रैक्टिस करवा दी वो तो होगी तकरीबन सब काफ़ी हद तक। अच्छा, जिस तरह हमारे मुल्क में पानी का एक अप्रूवल है, पानी इतना हमारे इतना बिलियन है जो भी है एक लैंग्वेज होती है, इतना हमारे मुल्क कराची को मिलना चाहिए, वो सब अप्रूवल है, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। बिल्कुल इसी तरह कि हर चीज़ का जो है, अगर हम देखें हमारे कराची के कमिश्नर साहब हैं, अगर वो रेट तय करते हैं कि भाई चीनी का इतना रेट है उसका, लेकिन हर कोई, जैसे दूध इतनी जल्दी उसका रेट बढ़ रहा है कि आपकी सोच है, जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही दूध की कीमत बढ़ जाती है। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है और करप्शन बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी ये माफिया कुछ भी कर लो, आप इस माफिया को नहीं, मुझे नहीं लगता इस माफिया के ऊपर आपका कोई भी जो है इख्तियार हो, क्योंकि बिहाइंड इज बड़े बड़े हाथ। मुझे समझ में नहीं आ रही कि डॉलर को पढ़ लगते हैं तो हर बंदा, अच्छा नीचे आता है तो उसको कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन ऊपर जाता है तो फौरन अब मैं उन औरतों का सोचती हूँ जो काम करने जाती हैं बंगलों पे या वर्क करती हैं, जो वो ख़वातीन तमाम जो अपने घरों से दूर दूर से आती हैं, वो बसों में सवार होती हैं, तो उनका ट्रैवल कितना मुश्किल हो जाता होगा। देखिए, माफियाज हमारे पास मुख्तलिफ जो ना उनके रूप में, सब्जी की कीमत अभी रात को पता क्या हुआ, पूछा मैंने कहा प्याज की कीमत क्या, 200 रुपए किलो, ये प्याज की कीमत है, जबकि आम रूटीन में आलू और अगर यही सूरत चल रही तो ये फ्रिज में रखना पड़ेगा प्याज को, जाकर वैसे नहीं रखते लोग, बाहर ही रखते हैं, लेकिन अब तो इतना नायाब होता जाएगा इस तरह उसका जो रेट है। और अच्छा, अब ये भी दो मामला आते हैं। एक तो ये कि जो प्रोड्यूस करता है, हमारा जो किसान है, उसको उस रेट पर नहीं खरीदते ये लोग, जो माफियाज हैं, जो व्यापारी हैं, वो शायद वो उससे कोई 20 रुपए किलो ये लेते होंगे, वहाँ से ये पूरे ट्रक भर के आते हैं, और वो जो किसान जो दिन रात उस पर मेहनत करता है, उस पर खर्चा करता है, अपनी एनर्जी लगाता है, वो पूरा घर उस पर काम कर रहा होता है, वो अकेला नहीं, उसकी बीवी, उसके बच्चे उस फसल की देखभाल कर रहे थे। प्याज का कोई भी फसल हो, लेकिन वो बेचारा, उसको जितना भी मुआवजा मिलता है या मार्केट में वो लेकर जाता है, जिस रेट में वो बिकता है, उससे वो उसका गुजारा ही हो रहा है। लेकिन वो जो ताजर है, जो उसे खरीद रहा है, फिर जाकर उसको स्टॉक कर रहा है, कीमतें बढ़वा रहा है, वो अरबों रुपए कमा रहा है उससे। तो ये जो बीच में जो है ना सिस्टम, जो ताजर वाला, अगर ये ख़त्म कर दिया जाए, किसान और मार्केट के बीच में कोई ना हो, तो शायद ये जो प्याज है ये 50 रुपए आपको किलो मिले, और 50 रुपए में वो जो किसान है वो भी खुशहाल हो जाए, क्योंकि उसको तो 20 रुपए मिल रहे हैं और उसमें वो खर्चा निकालता है तो शायद उसको 3 रुपए बचते हैं 1 किलो पर। तो ये सिस्टम का इशू है, ये एक फर्द का मामला नहीं है, ये पूरा सिस्टम ऐसा है, क्योंकि नीचे से चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब करप्ट हैं हम। बिल्कुल सही। हमारे पास, मैं ईमानदार तब हूँ जब मुझे कोई बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद मुझे ईमानदारी आती। मुझे कानून तब याद आता है जब मेरा कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा होता।
बिल्कुल सही। ये सब हर एक इंसान की नफ्सियात होगी, ये किसी एक का मसला नहीं और है। इससे पता क्या है, हमारी आने वाली नस्लें जो है ना वो बहुत तबाही के दाने पे खड़ी होंगी। और मैंने अभी सोशल मीडिया पे ही देखा कि एक वालिद साहब, जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे होंगे वालिदैन, उनके वालिद साहब के 5 बच्चे, और ये गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे तो वो चिप्स और इसकी छोटी सी एक रेडियो लगाई हुई, उस पर उसका बच्चा है और वो बच्चा 12 साल का है। इंग्लिश इतनी बेहतरीन बोल रहा था वो, इतनी बेहतरीन, उसको शौक था आगे बढ़ने का। तो फिर वो ज़्यादातर लैंग्वेज ट्रांसलेट हो रही थी कि भाई, उसने फिर पूछा कि आपका बच्चा माशाल्लाह ये अभी तो सिर्फ 12 साल का है और इतना अच्छा हाफिज़ कुरान भी है। तो फिर उस बच्चे से बात की तो वो इंग्लिश में सारे आंसर दे रहा है और कह रहा है कि भाई मुझे बड़ा शौक है और मैं ऐसे बढ़ना चाहता हूँ, आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो उसके वालिद साहब से पूछा, उसने कहा मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ वो चिप्स लगाता है, वो अपनी बच्चे की कैसे, बच्चे ने फिर भी स्कॉलरशिप वगैरह ली है। तो टैलेंट हमारे मुल्क में बहुत है। आने वाली नस्लें ना हमें बहुत थू थू करेंगी, सच बता रही हूँ। देखिए, आप जब एजुकेशन की बात करें तो आप कराची को तो देख रहे हैं। बिल्कुल, कराची में चलें कि प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल, उसकी जो कॉलेजेस, ये सारे उनका हाल आपके सामने, वहाँ फिर भी कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ हैं। आप कराची से बाहर तो निकलें, आप देखें वहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं हैं। आप देखें वहाँ पर अगर बिल्डिंग है तो वहाँ पर पंखे नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं है, गर्मी में दरख्तों के नीचे बच्चे पढ़ते हैं और उनके पास कोई अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है। घर में जाते हैं तो बिजली नहीं है, रात को वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से वो टैलेंट आ रहा है। आप देखें हर साल CSS से बहुत सारे ऐसे गरीब, पता है कि वो पकोड़े बेचने वाले का बेटा जो है वो CSS ऑफिसर ये करके आ रहे हैं। लेकिन फिर अलमिया क्या है कि जब वो पूरा ये सारा करके और एक एक चीज़ को अपने प्रैक्टिकली लाइफ में वो बच्चा देखकर जब ऑफिसर बनता है ना, तो फिर वो उन्हीं लोगों के साथ, अफसरों के साथ मिल जाता है और उसको मिलना पड़ता है। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि मैंने बहुत सारे अपने इस कैरियर में, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए, उनकी खबरें चलाई कि फलां गरीब का बेटा या बेटी जो है ये ASP बन गई, ये असिस्टेंट कमिश्नर बन के चलाते हैं ना। बिल्कुल ऐसी। लेकिन आप एक साल के बाद आज तक फिर उसके बाद कोई उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने आती है? मजबूरी आ गई ना, वो नहीं, वो कोई परफॉर्मेंस नहीं करता, वो ऊपर आकर अपने उस अफसर के, वो अकेला क्या करेगा जो बावे का वही बिगड़ा। हमारे साथ कॉलर है, बात करेंगे। या हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। या जी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहा हूँ। पहले तो ज़ैद जरदारी साहब को सलाम हो। इत्तेफाक से जो धरती चैनल, आपको पता है मैं सारा चैनल चेक करता हूँ, सिंधी भी देखता हूँ, पश्तो भी देखता हूँ, तो वो मैंने इनका चैनल देखता हूँ, बड़ा अच्छा इनका चैनल है और मैं इनके मॉर्निंग शोज में फॉलो करता भी रहा हूँ। तो पहले तो ज़ोएब भाई को सलाम हो। आप हमेशा जो भी चैनल है और आप हमेशा कराची के मसाइल को उठाती हैं, लेकिन अब इतने गंभीर मसले हो रहे हैं, खासतौर पे कराची जल रहा है। अगर आप सब्जेक्ट रखें तो इस पे इतना कुछ बोला जा सकता है कि शायद टाइम भी ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जितने वाकयात उतने शहर के अंदर, स्पेशली जो आजकल आग लगने के वाकयात हो रहे हैं, मैं जो चीज देख रहा हूँ वो देख रहे हैं जी, फौरन आए उन्होंने जी सील करती और इन्वेस्टिगेट, एग्जिट नहीं है, फना नहीं है, इमरजेंसी। तो भाई जब बिल्डिंग बन रही होती है तो पूरा हर डिपार्टमेंट आता है चेक करने, पानी से लेके सेफ्टी का हर डिपार्टमेंट पैसे लेके NOC जारी कर देता है। और जब फंसता है तो आम आदमी जिसकी बिल्डिंग होती है, जिसकी दुकान होती है, वो फंस जाता है, जाहिर सी बात है। तो ये ऐसा मसला है। अब आप देखें ना, कराची जनरेट करता है, सबको पता है, ये इतनी कॉमन सी बात है, 80% जनरेट करता है। आप देते क्या है, आप यकीन करें कि यहाँ जो गाड़ियां बेचारी हैं, फायर ब्रिगेड वाले बेचारे क्या करेंगे, उनके पास पानी नहीं है, उनकी गाड़ियों की हालत देखें। चंद गाड़ियों के अलावा सारी गाड़ियां आउटडेटेड गाड़ियां हैं, अपडेट नहीं है। एक स्नागल है, 2-4 स्नागल, इतना बड़ा शहर जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर मुश्तमिल है, अगर आप उसके मुताबिक चीजों को नहीं, अकॉर्डिंग टू नहीं लेके चलेंगे तो किस तरह चलेगा। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि मैं कहता हूं जितने डिपार्टमेंट है ना, वो सिर्फ पर्ची बांटने वाले इदारे। आप जाएं, पैसे देके NOCs ले लें, और जब NOCs इशू हो जाती है, जब कोई वाकया होता है, तो फंसता बिल्डर और सारे वो लोग फंसते हैं जो रह रहे हैं, वो नहीं फंसता जिसने अप्रूवल दिए। सबसे बड़ी बात है, ज़ोएब जरदारी साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह टीवी चैनल चला रहे हैं। मेरी इनसे एक सवाल है, मैं ये सवाल करना चाहूँ ज़ोएब भाई, मसला है कि हर चीज सबको पता है। अब पुलिस की अगर आप डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो अभी जितने पिछले दिनों वाकयात हैं उसके अंदर बहुत सारे 70% पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, DSPs इन्वॉल्व हैं, सब इन्वॉल्व हैं, सबको पता है। जब मैं वो बंदा हूं जिसने हमेशा ट्रैफिक पुलिस की तारीफ की है। मैं कहता हूं पुलिस में बेहतरीन
अफसर भी मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं। लेकिन जब ये गंदी मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब करती है, तो उन गंदी मछलियों को सबसे पहले तो अमल ये करें ना, उन गंदी मछलियों को निकाले। वो उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कराची के अंदर इतनी बड़ी फोर्स लगी होती है, तो वीआईपी ड्यूटीज कर रही होती, वो उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं, जो हमारे नुमाइंदे, जो हमने जिनको सेलेक्ट किया, हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। मैं बफर जोन में रहता हूँ, यकीन करें कि 7 दफा मैं लुट चुका हूँ, ऑन ग्राउंड रोड पे लुट चुका हूँ, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं कोई पूछने वाला नहीं है, भाई कहाँ है पुलिस, कहाँ है। अब आप चौराहे पे खड़े हो तो वो चलान करने 1000 लोग खड़े आ जाएंगे, आपके सवाल जवाब करने 1000 लोग आएंगे। लोग खुलेआम पिस्टल लेके मार रहे हैं, इतनी खुलेआम मार रहे हैं। ये टीवी वाले, वीनस टीवी वाले, हर टीवी वाले दिखा रहे हैं कि भाई खुलेआम लोगों को, जवान लड़कों को मारा जा रहा है। आप कह रहे हैं ना, जवान बेचारा निकल रहा है, उसको जॉब नहीं मिली। मैं कहता हूं, यकीन करें, ग्रेजुएट लड़के फूड पांडा की सर्विस कर रहे हैं बेचारे, चलो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। उनको वो कैसे करेंगे? उनको गोलियां मार के मार दिया जाता है, एक मोबाइल के पीछे जान निकाल दी जाती है। तो मेरा सवाल जोहेब भाई से है कि जोहेब भाई मुझे बताएं कि क्या ऐसा कोई पुरसाने हाल होगा हमारा? हर गवर्नमेंट आती है, दावे बहुत करती है, चीजें मशीनरी वही होती है, वही सेटअप चलता है, उन्हीं के जरिए काम होता है। तो इज दिस द वे यू नो कि हम किसी तरह इस मसाइल के हल करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, ओके यही यार, कहना है। Thank you, बहुत sir. शुक्रिया, Thank you. बहुत शुक्रिया। मैं अभी ब्रेक लूंगी, इसके बाद फिर जोहेब जरदारी साहब से दोबारा बात करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ कि मैं हैरान हूँ। जब आपने देखा होगा टैंकर जहाँ से हम लोग पानी वगैरह डलवाते हैं, वो बेइंतहा पानी होता है, वो पानी कहाँ से आता है? तो पानी तो अलर्ट होता है, लेकिन वो घुमा फिरा के हम तक जब पहुँचता है तो वो पैसे हमें अदा करने पड़ते हैं, तब वो पानी पहुँचता है। जबकि देखा जाए, जब पानी वहाँ पहुँच रहा है तो कराची में क्यों नहीं पहुँच सकता? तो यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर मैं खुश आमदेद कहती हूँ। इस वक्त आप लाइव वीनस टीवी देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कराची की, और कराची के साथ क्या हो रहा है, जुल्म और सितम हो रहा है, उसके हुकूक, जो इंसानी हुकूक को जो आप सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त बात करें कराची की, कि इस वक्त कराची में इंसानी हुकूक कितने अदा हो रहे हैं, हमारे हुक्मरां कितने हद तक जो वादे करते हैं वो पूरे करें, या और हम लोग नीचे दबते चले जा रहे हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो हमारी ह्यूमन कैरियर, एक हमारा पर्सनल राइट्स जो है, बिजली, पानी, गैस, सेवरेज, ये तमाम चीज़ें अभी तक बुनियादी चीज़ों से कराची महरूम है। कि मैं नहीं कह रही, ये आप लोग कह रहे हैं। मैं भी आपके साथ ही हूँ और मैं आपकी आवाज़ बन के यहाँ पर अपने मॉर्निंग शो में इसको डिस्कस कर रही हूँ। और इसकी डिस्कशन में मेरे साथ बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन भी तो मौजूद है, उनको भी मैं एक बार फिर वेलकम करती हूँ। और हमारे साथ डायरेक्टर न्यूज़ धरती टीवी से हमारे एंकर पर्सन मौजूद हैं जोहेब जरदारी साहब, एक बार फिर खुश आमदीद। और मेरे साथ एक और यंगर से हैं, लेकिन उनके अंदर जोश बलबला है और ख़ूबसूरत अंदाज में अपनी, मैं कहूँगी हमारी जो ज़िंदगी की अक्कासी जो हिडन है, जो हमारी नज़र में नहीं आ रहा, उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम तक पहुंचाते हैं, ताकि हमें पता चले, हमें अवेयरनेस हो कि कराची में हो क्या रहा है। और ये सरे आईना का प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह अमजद चौधरी साहब, स्नो टीवी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। यंगस्ट से हो और माशाल्लाह इतने खूबसूरत अंदाज में जो है वो कराची को अपने दिल से महसूस करके आम आवाम की तकलीफ़ों को उजागर कर रहे हो। तो मुझे ज़रा बताएं कि क्या क्या आप अपनी ज़िंदगी में कराची के साथ जो हो रहा है, आम आवाम के साथ हो रहा है, वो आप अपने अल्फाजों में बयान करें। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आज इतना हॉट टॉपिक आपने रखा है। कराची के साथ मैं कहूँगा खिलवाड़ हो रहा है, और मैं यकीन करें जब ग्राउंड रियलिटीज़ पे मैं काम करता हूँ, पिछले कई सालों से मैं कर रहा हूँ, कितनी आगे लग गई है कराची में। मैं ना सिर्फ अर्शी मॉल की बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ आरजी मॉल की बात कर रहा हूँ, माजी में बेतहाशा मॉल्स में, सदर की बात कर ले आप, वहाँ पे देखें कितने लोग आगे पीछे हो बिल्कुल ऐसे रहा ही है। है। मुझे ये बताया सिविल डिफेंस के इदारे कहाँ पर है, जो हमारे हेल्थ सेफ्टी के जो इदारा है वो हमारा इदारा कहाँ पर है, सब सेम है।
मुर्तजा वहाब साहब जो बात करते हैं कि कराची की हमेशा बात करते हैं, ये जो इतने लोगों के जो खानदान तबाह बर्बाद हो गए, देखिए एक दुकान जलने का मकसद ये पूरा एक खानदान तबाह हो गया। एब्सोल्युटली। साहब अब मुझे ये बताया, क्या कोई है पूछने वाला? सबको अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, कोई पुरसारे हाल नहीं है, लोग बेयारो मददगार बड़ी मुश्किल से एस्टेब्लिश होते हैं, उसके बावजूद लोग आज वहां पर देखे एहतिजाज कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो ऐवानों में जो बैठे हुए हैं, क्या ये लोग सो रहे हैं क्या? मेरा तो सवाल ये है उन लोगों से। आप यकीन करें कि वहां पे देखिए ना कितने जवान बच्चे भी तो वहां पे जहां होके खालिद हकीकी से जा मिले। आपके सामने आरिश मल की मैं बात कर रहा हूँ, उनको क्या अपने प्यारे मिलेंगे? माँ बाप को नहीं मिलेंगे, कौन देगा? कोई नहीं। इंसाफ तो दूर की बात है, वो तो अब छोड़ दें कि दुकानें कब स्टैब्लिश होंगी, कब उनको दोबारा रोजगार मिलेगा। लेकिन ये जो भी आने वाले वक्त में जो होने जा रहा है कराची के साथ, बहुत पुरसाने हाल है। आप तो आग की बात करें, यहाँ पे और भी कितने दीगर इश्यूज है। आपने भी पानी बिजली की बात की, वो तो एक तो वो नेसेसिटीज है हमारी, लेकिन जो लोग खुद बेचारे कारोबार स्टैब्लिश करते हैं, उनको कोई हुक्मरान तो आगे स्टैब्लिश नहीं करके देता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी इलेक्शंस आपके सर पे देखें, आपके सामने ही है, अब देखिएगा किस तरह अपनी दुकानें चमकाएंगे। फिर एक बार फिर मेला सजेगा, फिर मेला सजेगा, फिर वो घर घर वोट लेने जाएंगे और फिर वादे करेंगे, बहुत ऐसे सारे ही- प्रोमिसेस होंगे कि हम ऐसे ये ही- करेंगे वो करेंगे, जब हमें सीट मिलेगी तो ये करेंगे। ऐसा उन प्रोमिसेस का क्या फायदा, मुझे ये बताएं ना आप। कोई फायदा नहीं वो है। वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ऐसे ही है। मैं तो ग्राउंड रियलिटीज भी देखता हूँ ना जाके, कितने लोगों के आंसू पहुंच चुका हूँ यार। लोग यकीन करें, आपकी सोच है, बहुत से लोग तो कैमरे के सामने नहीं आते। कराची मैं कहता हूँ खत्म हो चुका है, डूब चुका है कराची। जो मामला चल रहे हैं, माजी में आपके सामने कितना अच्छा था कराची हमारा, नजर लगी इसको, टॉप 10 में आता था कराची पूरी दुनिया में। आज कहां पर हम लोग खड़े हुए, टॉप 10 में भी नहीं आते। आप एक एक बात के पैसे अदा करते हैं, ये याद रखिएगा। ऐसे ही, ऐसा ही बिल्कुल, ऐसा ही बिल्कुल कि ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी बात मनवाने के लिए, पानी लेने के लिए, गैस, हर चीज का एक्स्ट्रा बिल और हर चीज का एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ऐसे मैं ही ये है। देख रही हूँ, ये तो शुगर करे सांस लेने का टैक्स नहीं लगा कसम दिया। खुदा की। नहीं, अगर हमारी तबीयत अचानक खराब हो जाए तो Exactly. आईसीयू में तो वो एक एक मिनट के पैसे लेंगे आपसे। बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने ही है। कराची का तो बहुत बुरा हाल है, हॉस्पिटल्स आपके सामने, बुनियादी जरूरियात से महरूम है हम लोग। बिल्कुल सही अमजद, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं जरा चलूंगी क्योंकि याहिया की कॉल आई थी और मैं कहूंगी जरदारी साहब, अब याहिया के तमाम सवालों के जवाबात आप दीजिए। उसमें उन्होंने दो सवाल किए ना, वो दोनों उनका थे। वो वैसे तो उन्होंने सारे इश्यूज कराची के बताए, लेकिन उन्होंने पुलिस के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। देखिए अभी हालिया ही जो एक वाकया हुआ था जिसमें एक यूटी डीएसपी डकैती करते हुए पकड़ा गया, जी। ठीक है। और अभी उससे भी 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, शायद 2 या 3 दिन हुए। गुलशन हदीद का स्टील टाउन थाना है, उसके हदूद में एक कोई ताजर है, उसको किडनैप किया गया था। वो जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग होती है ना, आधे 2 घंटे वाली, कि फौरन पैसे। अच्छा, उस वक्त जब उसको किडनैप किया गया तो उसकी गाड़ी में 12 लाख रुपए थे, तो वो भी उन्होंने ले लिए और फिर उसको सुपर हाईवे पर घुमाते रहे। और उसकी फैमिली को फोन आया और उसने खुद किया कि भाई मैं किडनैप हो गया हूँ, तो इसलिए जो घर पे जो कैश पड़ा हुआ है और जो सोना है वो दे दो। तो कोई उस वक्त घर पे कोई 15-20 लाख और थे और जो सोना जेवर था। तो फिर तब तक उनके वर्षा ने पुलिस को बता दिया। फिर वो पुलिस ने वो जिस तरह स्टिंग ऑपरेशन, और फिर वो कहा कि चलो आपका बंदा आए तो हम उसको ये पैसे देते हैं। फिर उन्होंने अपना, पुलिस वालों ने अपना बंदा भेजा और फिर वो ये जो सारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में उसको पैसे दिए और उनके साथ गए। वो फिल्मी सीन हुआ सुपर हाईवे पर अच्छा, कि एक आप अपना बंदा छोड़ो, हम आपका बंदा देते हैं। बिल्कुल ऐसे। इनका बंदा जो था वो बैग के साथ, पैसों के साथ, और वो ऐसे फिर वो क्रॉस करते हुए, आपने देखा होगा कि वहाँ बड़ी वॉल है सुपर हाईवे पे, आप उस तरफ क्रॉस करने के लिए। तो वो जो ताजर था वो थोड़ा सेहतमंद था, तो वो जल्दी आ गया, और ये थोड़ा जाहिर इसके पैसे भी उठाए हुए थे, तो ये वो वॉल क्रॉस नहीं कर सका। तो पुलिस ने इसको, इन्होंने पकड़ लिया और फिर उसको पकड़ा तो बताया कि वो जो सारे हैं वो सब के सब पुलिस वाले हैं। एक तो उसमें अब बड़े इदारे का बंदा भी है उसमें। और फिर रात गए तक उन सबको पकड़ा, एफआईआर हुई है। तो मसला ये है कि इस शहर में हम इंसाफ जिनसे मांगना चाहते हैं या जिनसे चाहते हैं वो ही लूटने में लगे हुए हैं। अभी मैं सुबह आपके शो में आ रहा हूँ तो मैंने देखा एक बाइक वाले से ट्रैफिक वाला तलाशी ले रहा है। अब ट्रैफिक वाले का काम ही नहीं है कि आप किसी की सर्चिंग करें, आपका काम है कि आप सिर्फ कागजात देखें। अगर वैसे भी कागजात भी नहीं देखने होते ना, जो रूल हैं, तो वो तो एसएचओ लेवल के नीचे आपकी गाड़ी के कागजात कोई नहीं देख सकता। उसी कागजात के नीचे एक्साइज का लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास तो वो सिपाही, और वो तलाशी ले रहा है उनके बैग की। भाई आप तो ट्रैफिक वाले हो, आपका तो कोई काम ही नहीं है ये। चाहे वो, अगर हाँ उसने हेलमेट नहीं पहना आप चालान लगाओ, उसने अगर कोई सिग्नल तोड़ा है आप चालान काटो ना। तलाशी आपने कभी किसी मुल्क में लेते हुए देखा ट्रैफिक? तो इस तरह का सिस्टम है कि एक तो ये मैं उनको ये बता दूं कि पुलिस, आप नीचे वालों को तो हमेशा हमने कार्रवाई करते हुए देखा, लेकिन मामला ये है कि जो आईजी लगता है, जो डीआईजी लगता है, जो एसएसपी लगता है, वो पैसे देकर लगता है और उसका पूरा सिस्टम फिक्स है। कभी आपने उसके खिलाफ कार्रवाई देखिए? किसी सिपाही को डाल देंगे, क्वार्टर गार्ड कर देंगे, उसको मुअत्तल कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एसएचओ को मुअत्तल करते हैं,
4 दिन के बाद वो दूसरे थाने पे लग जाता है पैसे देकर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल। इस तरह सूरत हाल में ये कि उसको ये सीट भी इतने आराम से हाँ, थोड़ी मिली, तो उसने भी पुलिस- और हैंडसम दूसरा उन्होंने अमाउंट दिया। सवाल किया कि पुलिस जो है वो प्रोटोकॉल में है लोगों की उसकी सिक्योरिटी में। तो भाई मसला ये है कि हमारे यहाँ पुलिस जो है वो आप लोगों को डटा देने के लिए और जिनके पास डंडा है उनको सलाम करने के लिए यहाँ पर इस मुल्क में आपके टैक्स पर पुलिस की तनख्वाह होती है, लेकिन पुलिस का काम है कि आप शरीफ लोगों को अंदर करना। बाकी आप पुलिस को पता होता है कि 1.5 घंटे के बाद कहाँ डकैती होगी। आप पुलिस को बताएं यहाँ कार्रवाई हुई सब। अभी साइड सुपर हाईवे थाने पर सिग्नेचर पकड़े गए थे। उन्होंने कहा कि हमें तो एसएचओ ने इजाजत दे रखी है कि इस रोड से लेकर यहाँ रोड तक बीच में आपने करनी है, कहीं और नहीं जाना, तो हम तो उसको पैसे देते हैं। तो पुलिस का तो ये हाल है, हिस्सेदारी है ना, हिस्सेदारी। और फिर आप देखें कि अभी कराची देखिए एक ऐसा शहर है जहाँ एक थाना और उसके बाद फौरन दूसरा थाना है और 5, 6, 7 तो यहाँ सर जी जरदारी साहब आप समझ नहीं रहे हैं। सुने आप जो आप बता रहे हैं ना, सुने सब चीजें हैं। जरदारी साहब ने जो बात कही है ना, ये मैं इनकी बात को जरा आगे कंटिन्यू करूंगी। जोएब साहब जिस तरह जोएब जरदारी साहब जो बात बता रहे हैं ना, एक एसएचओ हो या एक बड़ी पोस्ट पे जो भी पर्सन हो, वो एक हैंडसम अमाउंट देकर यहाँ पर लगा है और वो हैंडसम अमाउंट हमारी गवर्नमेंट के जो खास डोमेन के बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि हम किसी एक का नाम नहीं, क्योंकि हर प्रोफेशन में हर इदारे में एक बैठा हुआ है जो जिसको लेना है उसने भी आगे देना है, तो वो बंदा अपने पैसे पूरे करेगा ना। एक बड़ी सीट उसने ली है, चाहे वो कोई सी भी डेजिग्नेशन है, चाहे वो एसएचओ है, डीआईजी है, जो भी वटेवर है, उसने जब एक हैंडसम अमाउंट दिया वो रिकवर कहाँ से करेगा? ऑफ कोर्स उस जिसने बड़ा अमाउंट ले लिया उसका काम खत्म हो गया, भाई मैंने तुम्हें अलॉट कर दी है सीट, अब आप आराम से यहाँ पर बैंक में है या फलानी जगह है, आपने एक हैंडसम अमाउंट दिया, एक हैंडसम अमाउंट, अब वो देगा जो इतना हैंडसम अमाउंट वो रिकवर आम आवाम का खून एक एक कतरा नोच के लेगा, कहेगा दो इधर और उसके ऊपर एक और आता है, अगर उसको कोई क्यों कर रहे हो भाई? वो तेजी से रिकवर करता है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं कि शायद अगले 2 महीने के बाद मुझे हटा दिया जाए, इसलिए वो स्पीडी रिकवरिंग करता है कि जितना जल्दी हो सके मैंने जो 40 लाख रुपए लिए हैं उसकी जगह पर मुझे यहाँ 1.5 करोड़ कमाना है और 2 महीनों में कमाना है, इसलिए वो तमाम जराइम पेशा लोगों को खुली छूट दे देता है। और फिर कराची के अंदर यहाँ पर तो पत्थर भी बिकता है, आपका एक पत्थर भी बिकता है यहाँ सही पर। कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर तो आप सोचें कि इतना, आपको बताऊं सिर्फ ये रेती बजरी की स्मगलिंग में हर रोजाना 5 करोड़ से ज्यादा की करप्शन हो रही है सिर्फ एक इस एटम में। सर छोड़े, मैं एंकर पर्सन छोड़े, मुझे आप उधर ही करवा दें, जॉब दिलवाएं मुझे, छोड़े हमारे साथ मौजूद है। वहाँ जॉब थोड़ी होगी, वहाँ तो छोड़े सर, हम ये काम नहीं करते हैं सर, छोड़े। हमारे साथ सीनियर तज्जिया निगार सरवर साहब मौजूद है कॉल पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम सरवर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सभी आज कैसे आप लोग? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक हूँ। और कौन सी बात करूं और कौन सी ना करूं? कराची रो रहा है, कराची जल रहा है, कराची डूब गया है। अब बताएं कि कराची की ये करप्शन को ब्लेम करें, हमारे मिनिस्टर्स को, हुक्मरानों को, या इदारों को, या किसी क्वेश्चन मार्क एलियन को हम जो है पॉइंटेड करें? आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, सभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट आज हाईलाइट किया है, लेकिन मेन चीज यह है कि कराची का मालिक वारिस है कौन? कराची तो बिल्कुल लावारिस है। कराची को सब लोग लूटने के लिए माशाल्लाह हर वक्त हमदम तैयार रहते हैं। कराची एक वो इदारा, वो स्टेट है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को फेडरल का 55% टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। पाकिस्तान की फॉरेन ट्रेड को 95% कराची के पोर्ट्स डील करते हैं, लेकिन कराची का कोई नहीं है। कराची की बात की जाए, इंडस्ट्रियल एरिया 53,000 एकड़ से जायद की जमीन इंडस्ट्रियल एरिया की है, जहां से ये कमा के पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी मईशत कराची, लेकिन कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। इन इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करें, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई गलियां पक्की हैं, ना कहीं पे आपको खड्डे, गाड़ियों के बुरे हाल। और आप स्ट्रक्चर को देख लिया, मेरे भाई अमजद चौधरी साहब बैठे हुए हैं, जरदारी साहब बैठे हुए हैं, ये देखते हैं कराची के हालात को, किस तरह से कराची चलाएगा कौन? अब जो है ना वो सारी पार्टियों ने साइन कर दिए हैं सेंसस के ऊपर के 2 करोड़ 3 लाख की आबादी जो है ना वो कराची की है। कराची के ऊपर जब एनएफसी अवार्ड में भी 18वीं तरमीम में भी जब सूबों को इख्तियार दिए गए, कराची को मिला क्या आज दिन तक? जब तक आप देखें, आप एक छोटी सी गाड़ी इंश्योर कराते हैं, इंश्योरेंस उसकी जो होती है 10 बंदे आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, यहाँ पर 10 बिल्डिंगें जल जाती हैं, कहीं पर जो है ना वो एचएससी या दूसरे इदारे कहीं पे एक्टिव नजर ही नहीं आते, किसी को पता ही नहीं कि कराची हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। तो जब तक कराची को पुरसाने हाल कोई नहीं होगा, कोई पूछेगा नहीं, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है? कहते हैं ये हमारे मुल्क में आप देखें
पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर चैरिटी करने वाले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कराची में है, हकीकत लेकिन है। कराची में सबसे ज्यादा करप्शन भी कराची में है। आप जो है ना वो ईमानदारी के भी यहाँ पर आपको चर्चे मिलेंगे, और बेईमान लोग भी, जिस तरह से भी जरदारी साहब बड़े तफसील से बता रहे थे कि माशाल्लाह से यहाँ के थानेदार जो है ना वो थाने बिकते हैं, थाने में जो है ना वो आके अपनी रिकवरी करते हैं। तो वो क्या करेंगे जब डेपुटेशन पे आए हुए कराची लोकल पुलिस का कोई बंदा ही नहीं होगा, तो जो यहाँ पर आता है वो तो यही समझ के आता है कि भाई मुझे कमाना है, 4 दिन की जिंदगी है, कमा लो जो कमाना है। तो जब तक हम इसके जख्मों को भरेंगे नहीं, इसको नोचते रहेंगे तो कब तलक चलेगा। ये बहुत अच्छा सवालिया निशान आपने उठाया, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सरवर सिद्दीक तजिया निगार, बेहतरीन सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद थे। और हर जाहिर बात है हमारा एक हक बनता है कि हम ऑफ कोर्स एक ब्रिज का काम करें और आम आवाम की आवाज़ ये बिल्कुल अमजद हैं जिस तरह जरदारी साहब हैं, और हम लोगों को जो ये सीटें मिली हुई हम अब कोशिश करें हम हक अदा कर सकें, बात के आगे डिलीवर तो कर सकें, अवेयरनेस तो दे सकें। और बहुत सारी बातें हैं जिन पे पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है उलझाया हुआ है, किस चीज़ों में उलझाया हुआ है, एक डॉलर में उलझाया हुआ है, वो डॉलर की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत, जितनी भी बेचारी जिनके बाइक्स होते हैं, जिन्होंने जॉब पे जाना होता है, यकीन करें वो ज़िंदगी की हर सुबह के इंतज़ार में कि डॉलर की कीमत बढ़ गई, आज पेट्रोल की कीमत, हमें इस चीज़ में उलझाया हुआ है। और ख़वातीन को वो बेचारियाँ सब्ज़ी दाल स्कूल की फ़ीसें, इनमें आम आवाम जो सफ़ेद पोश है इनमें उलझे हुए, और बेचारे कुछ लोग कमेटियाँ डालने में उलझे हुए, कुछ लोग कुछ लेने में कि साइकिल ले ले, बाइक ले ले, ये छोटी छोटी चीज़ों में जिन्होंने वोट देना है ना उनको बेवकूफ़ बनाने के ऐसे ऐसे टेक्निकल इनके पास हरबे हैं। अबे साले उलझो रहो, तुम लोग किसी काम के भी नहीं हो। सच में कह रही हूँ, आप लोगों को इतना उलझाया, आम आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और हमारे साथ कॉलर है इस्लामाबाद से। कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद, सॉरी। सभी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठीक है हूँ, मैं ठीक हूँ। फैसलाबाद से। क्या नाम है मेरी बहन आपका? तस्लीम। तस्लीम जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आज रूल हो गया हुआ है कि 18 साल का बच्चा ड्राइविंग नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग गांव में रहते हैं और शहर में बच्चों को काम के लिए आना पड़ता है, बिल्कुल किराए अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन बच्चों का क्या हल निकलेगा कि सभी बच्चे तो किसी अमीर घरानों को नहीं ना हो आय सकते। अल्लाह। जो जिन लोगों ने यही कार्रवाइयां करनी है रोड के ऊपर के मारा पीटी और बहुत बुरे हाल, जैसा कि आम न्यूज में आजकल चल रहा है, तो इन बच्चों को शिनाख्ती कार्ड जैसे पहले बने, या क्या ये बच्चे क्या कर सकते हैं? और आपसे एक बात हो रहा, इतने दिन आप कहाँ गायब थी? मेरा तो दिल ही आपके बगैर नहीं लगता। मैं यही हूँ, आपके दिलों में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं गई। थोड़ी हो जाती है, हमारी तबीयत भी खराब हो बहुत जाती दिन हो गए आपको देखे हुए, मैं रोज ट्राई करती थी लेकिन आप नहीं होती थी, रेगुलर आपका प्रोग्राम आया ही नहीं। यकीन करें, फक्त आपका प्रोग्राम है जहाँ मैं बात कर दिल की कर सकती हूँ और हंस सकते हैं, यानी कि सभी जिंदगी की सभी बातें होती है। बहुत शुक्रिया आपकी कभी किसी प्रोग्राम में कोई काल नहीं की। मोहब्बतों का शुक्रिया। और मैं वाकई में रिपीट शो चल रहा था, मेरी तबीयत ज़रा सेट नहीं थी। लेट्स सी, अब मेरी प्यारी बहन, आपकी ये बात हमने सुनी, और काश के अल्लाह पाक, मैं ये कहूँगी कि ज़ाहिर बात हमारे जितने एंकर हम लोग प्रेस क्लब में होते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो हो रही होती है, अक्सर हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी किसी की तकलीफ़ की कोई आवाज़, कोई झंडा लेके खड़ा होता है तो हम उसको कवरेज भी चैनल्स दे रहे होते हैं और उसकी बात भी आगे डिलीवर करते हैं। और बात करूँगी, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी देर में जरदारी साहब प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चाहेंगे, हम लोग थोड़ा आप लोग ये जो ज़िंदगी की ये जो रूटीन ख़वातीन की जो चल रही होती खाने पकाने की, और वो आपसे कंप्लेन करती होंगी ना कि आज ज़रा पैसे ज़्यादा दे दें क्योंकि आपकी ज़रा लाइफ है, बच्चे, तो कभी ऐसा होता है कि आज मुझे आप ज़्यादा सैलरी का कर दें, आप भी कुछ कमा लें, हमें भी कुछ ला के दे दें, रेट बढ़ गया है, तो आप अपनी लाइफ को कैसे टैकल करते हैं? ज़रा मैं आपकी पर्सनल उस पर आ रही हूँ। देखें, हमारे पास तो ये है कि मैं तो जितने 20 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है ये कि ये पेड जर्नलिज्म अपनी सैलरी पे कर रहा हूँ। वैसे ये नहीं कि फ्री फंड वाली जो होती है, लेकिन जितनी भी है उसी सैलरी पे, आज भी उसी सैलरी पे चल रहा हूँ। और मैं बताता भी हूँ बड़े उसमें, तो आज तक मैं कोई गाड़ी नहीं ले सका, आज तक मैं कोई घर नहीं ले सका, तो मुझे इस पर दुख नहीं है, लेकिन फ़ख्र होता है कि मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, मैंने किसी को वो क्या कहते हैं कि किसी को कोई फाइल पकड़ कर उसको कहा हो कि मुझे ये फाइल में चला दूंगा अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो। ये पूरा सिंध कम से कम सब मुझे जानते हैं, कई सालों से मुझे टीवी पे अच्छा, हम लोग वो लोग हैं, हम कहते हैं नहीं इज्जत मिलनी चाहिए, और कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, कहते हैं इज्जत आनी जानी चीज है, कोई गल नहीं। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है सर, इजाजत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे भाई कहाँ से कॉल की?
और क्या नाम है आपका? मैं लाहौर से कॉल कर रहा हूँ, हाजी अब्दुल हमीद कसूरी। अच्छा जी, कसौरी साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पुलिस वाले जो हैं, ये महकमा जो सारा ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक जगह नहीं भी कराची में है या ये लाहौर में है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये सारा पुलिस का जो है ना ऑपरेशन होना चाहिए। ये लोगों को ऑपरेशन करते हैं, इन लोगों ने जो भी ये नशा बेचते हैं, जो काम करते हैं, ये सारे लोग तो ये तरीके आप बताते हैं, आप ये सारा काम करवा रहे हैं। जो भी ये काम करवाते हैं ये खुद करते हैं। उनको जो अगर कोई सख्ती आती है तो उनको ये साइड पे कर देते हैं। जो बड़े बड़े डीलर होते हैं, ये थोड़ा सा संभल के चलना, तरीके कार भी आप बताते हैं, काम भी ये आप कराते हैं। आम आदमी को जो जिंदगी है ही नहीं, आम आदमी जो जाके शिकायत करेगा तो उनको भी उसके में डाल देंगे। ये तो ऐसे आम आदमी को कहते हैं, ये कहते हैं वाम को कहते हैं ये मदद करे हमारी, वाम मदद कौन से कैसे करेगी? बातों से सुनी जाती है, ये इन लोगों की जो करप्शन करते जो काम है, बातें तो उनकी सुनी जाती है। आम आदमी अगर बात करेगा तो उनको जो है ना उसके ऊपर FIR डाल के जहाँ ऐसा वो काम कर देंगे, ऐसे पर्चे डाल देंगे, वो आदमी बात ही नहीं करेगा। अगर 1-5 में कॉल करेंगे तो उनकी बात मानी जाएगी, वो आएगी। इधर ये इलाके का पुलिस होती है तो वो जो कॉल करने वाला होता है उनको डांट पड़ती है कि आपने कॉल की। ये तो ऐसा है नहीं, उनकी हमायत करते हैं ये लोग जितना भी। ये ऑपरेशन तो इनका होना चाहिए, ये अंदर से अपना जितना भी आईजी को साहब को ये चाहिए, ये ऑपरेशन जो है ना, ये पहले पुलिस का ऑपरेशन करें। इनके जो अच्छे लोग हैं उनको भी देखें, जो गाली बेटे बीच में सारा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, उनको पहले ये सफाई करें, फिर वो आम की तरफ हों। ये काम खुद नहीं करने देते। ये कोई भी जो अगर ये सही हो जाए, ये पूरा इलाका सही हो जाए, आदमी शिकायत क्या करेगा? पहली बात तो ईमानदारी आदमी, जो अच्छा आदमी है, जो काम करना चाहता है, उनको तो आगे आने नहीं देते। बुरे आदमी का जो सारी सपोर्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जितनी पुलिस है ये सबका ऑपरेशन पहले आप होना चाहिए। आम आदमी ये आज कोई तकरीबन 3 महीना हो गया, इन लोग ये नशे के ऊपर ये ऑपरेशन करते, नशे वाले को ये पकड़ते नहीं है। दूसरा आदमी जो शिकायत करता है उनको पकड़ के ये अंदर कर देते हैं। अगर इधर मोहल्ले में झगड़ा होगा ना, मोहल्ले के अंदर झगड़ा होगा, इसके ऊपर तो उनको बोलेंगे ये दोनों, एक आदमी जो होगा वो साफ होगा, जो दूसरा आदमी जो करप्ट होगा, दोनों को जो है ना वो बैठा के दोनों को ये ऐसे कर देंगे, यार ये आपस में ये ऐसे दोनों पार्टी के जो नशा बेचती थी तो ये ऐसे काम कर रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि कोई बंदा आवाज क्या बुलंद करे, उसकी सुनवाई जो है वो जो है सही तरह, जो सुनने वाला है वो राइट्स ही देने वाला नहीं है, वो सही तरह इक्वलनेस बराबरी नहीं देख रहा कि प्रॉब्लम क्या है, उसको पकड़ नहीं पा रहा। लेट्स सी, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना नाज़रीन, हमारे साथ और भी गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।